नमस्कार, अभिवादन। में दुर्गेंद्र चौहान। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में एक ऐसा कदम उठा जो भले ही सरकार का नहीं है, लेकिन जिसकी गूंज सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और भविष्य की राजनीति तीनों के दिल में सुनाई पड़ने वाली है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। अब सबसे पहले दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है आखिर। जब कोई बिल सरकार का मंत्री नहीं बल्कि कोई भी गैर मंत्री सांसद संसद में पेश करता है तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये बिल कम ही पास होते हैं और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इनकी पास होने की जो एक तरीके से जो एवरेज है या कहें कि जो स्ट्राइक रेट है वो पास नहीं होते हैं। लेकिन इनके जरिए सांसद देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीति निर्माण की वैकल्पिक दिशा को दिखाते हैं या जिस दल का वो सांसद है उस दल की सोच, प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं और राजनीति को एक नया विमर्श, नया नैरेटिव भी देते हैं। धर्मेंद्र यादव ने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण बिल रखा जिसमें वे मांग कर रहे हैं कि निजी कंपनियों, निजी संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए। यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं बल्कि उस सामाजिक वास्तविकता का सवाल है जहां सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सरकारी सेक्टर सीमित हो रहे हैं, निजीकरण दिनों दिन बढ़ रहा है और देश की सबसे तेजी से बढ़ती रोजगार शक्ति यानी निजी सेक्टर इन समुदायों के लिए लगभग अपना दरवाजा बंद किए बैठी है। आज उस बंद दरवाजे पर एक संवैधानिक दस्तक दी गई है। यह बिल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये तीनों समुदायों की उस आकांक्षा को छूता है जो देश की कुल आबादी का बहुमत है। ओबीसी, एसटी और एससी ये वे समुदाय हैं जिनके विकास, प्रतिनिधित्व और अवसर हमेशा सरकारी क्षेत्र में ही सीमित रहें और सुरक्षित भी रहे हैं, सुरक्षित भी रहें। पर निजी सेक्टर में जहां असल नौकरियां हैं, असल पूंजी है, असल विकास है, वहां उनकी हिस्सेदारी लगभग नगण्य है। इसलिए यह कदम केवल संसदीय कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए नए भूगोल और नया इतिहास रचने की मांग है और राजनीति में यह नए सामाजिक समीकरणों की दस्तक भी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो इसकी गूंज और बड़ी है क्योंकि यहाँ ओबीसी, एससी और एसटी मिलाकर 70 से 75% आबादी है। इसलिए यह बिल यूपी की 2027 की राजनीति यानी विधानसभा चुनाव यहाँ होने हैं, नए गठजोड़, नए नैरेटिव और नए नेतृत्व को भी आकार दे सकता है। तो क्या यह कदम समाजवादी पार्टी को पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के संयुक्त प्रतिनिधित्व का नया झंडा बरदार बनाने की कोशिश है? क्या यह बीजेपी के सबका साथ सबका विकास मॉडल को निजी सेक्टर में सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसने की चुनौती है? और क्या यह प्राइवेट मेंबर बिल आने वाले महीने में देश भर की राजनीति में नए बहुजन विमर्श को भी जन्म देगा? ये बड़ा सवाल। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार के बाद राहुल गांधी एक ऐसे नेता जो कांग्रेस में उभरे हैं, वो लगातार सामाजिक न्याय और सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार उठा रहे हैं। चाहे वो आरक्षण की बात हो, जाति जनगणना की बात हो, निजी संस्थानों में भी आरक्षण, पढ़ाई वाले जो संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ भी और नौकरियों में भी निजी आरक्षण की वकालत राहुल गांधी समय समय पर करते रहे हैं। तो ये अपने आप में जो गैर भाजपा दल हैं उनके लिए एक नया क्या नैरेटिव सेट करेगा प्राइवेट मेंबर बिल, या ऐसे ही है बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्या इसका भी हश्र यही होगा? ताजुब की बात यह है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं है मुख्यधारा के मीडिया में और कोई चर्चा करने को तैयार भी नहीं है। वजह पता नहीं क्या, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अहम विषय है उत्तर प्रदेश को लेकर भी और पूरे देश को लेकर भी। उत्तर प्रदेश में 70 से 75% आबादी इन तीनों वर्गों की है।
तो जाहिर सी बात है कि इनको संदेश देने के लिए और वास्तव में अगर इस बिल के जरिए कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है एक बड़ा काम हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। धर्मेंद्र यादव ने बिल पेश करते हुए लोकसभा में क्या कहा वो सुनिए। आपकी अनुमति से निजी क्षेत्र की सेवाओं नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों के उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। कि आपकी और सभा की अनुमति से इस विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने और उससे संबंधित विधेयकों के उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो दो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में SC, ST और OBC को आरक्षण और इसी तरीके से निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय पर अपनी क्या राय रखते हैं वो सुनिए। यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ कौन से सेक्टर में आप लोग हो? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, OBC, अति पिछड़ा, आदिवासी CEO का नाम बता दो। एक भी नहीं है। CEO छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां मिलेगा आपको। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि 500 कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया सरकार इनका ऋण माफ करती है, हजारों करोड़ की योजनाएं इन्हें देती है, लेकिन जो देश की या प्रदेश की 70-75%, 80% आबादी है, उसकी नुमाइंदगी करने वाले कितने CEO, सीनियर मैनेजर हैं? CEO तो आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में, जो कि अब निजी ही क्षेत्र ज़्यादा है, उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं है SC, ST, OBC का, और सबसे ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट है सरकार का। वो जगा रहे हैं लोगों को, इसकी हिमायत कर रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव ने 2 प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं, एक में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और दूसरे में निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कही गई है। इस पर आज हम मंथन करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत देवेंद्र जी। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार संपादक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कौशिक कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत। और उत्तर प्रदेश से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हरिकेश जी को चूंकि लंबा संसदीय अनुभव है, और मैं ये समझना चाहता था कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आज प्राइवेट मेंबर बिल की उपादेयता को हमारे दर्शकों को समझाए। तो सीधे हरिकेश जी की तरफ रुख करेंगे। हरिकेश जी, ये प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद क्या होता है
ये क्या होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसके अख्तियार क्या होते हैं, और ये क्या केवल संदेश है, सुर्रेबाजी है, या कुछ ठोस पहल भी होती है? हरकेश जी। हरकेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडिबल नहीं है आप। हाँ, बोलिए हेलो। बोलिए अब जा रही बोलिए। आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ। ये और बहुत से ज्वलन समस्याओं की तरफ सरकार का, देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सांसद इसे ले आते हैं। कुछ गड़बड़। अच्छा, तो जैसे कई कई बार तो ऐसे यह भी देखा गया है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आए हैं उनको सरकार एक्सेप्ट कर लेती है और उसके अनुरूप फिर कानून बना करके उस इशू को जो उसमें रेज किया गया होता है जी उसके लिए कानून बना करके सरकार से लागू भी करती। तो ज्वलन समस्याओं का की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, देश के लोगों को इसकी तरफ मतलब जागृत करने के लिए ये बिल लाया जाता है। और ये हमेशा ज्यादातर देखा गया है कि सदस्य कई बार ऐसे सवाल उठाते हैं जो कि सारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी तो इसलिए इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और धर्मेंद्र ये जो ये बिल लाने की कोशिश की है, यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत दिनों से इसके लिए मांग भी हो रही है, इस पर डिबेट भी होता है, कई बार इसके बारे में संसद में बोला भी गया गया है, कहा भी गया है, लेकिन अभी इस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं है। तो कोई सुविचारित इसके ऊपर निर्णय सरकार का आया है। जी इसलिए ये मामला तो बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने उठाया है, लेकिन इस पर क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हम सब लोगों को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बार ये मामला उठा था, जी दूसरे रूप में उठा था सन 1977-78 में, जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे। जी रामविलास पासवान ने सवाल उठाया था, जी और वो उठाया था कि एटॉमिक एनर्जी वगैरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये जगहें खाली पड़ी हैं और क्यों नहीं भरी जा रही। जी तो मोरारजी भाई ने कहा था, वो बात हमको याद है क्योंकि मैं भी वहां सदस्य था, मैंने सुना था। उनका कहना यह था कि देखो, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम एकदम से रिजर्वेशन उन पदों पर नहीं दे सकते हैं जिन पदों पर हमें बहुत ही काबिल लोगों की जरूरत पड़ती है। उसमें ये भी नहीं जरूरी है कि जनरल कैटेगरी से आने वाले सारे लोग बड़े काबिल होते हों और उन्हीं को रखा जाए, ये भी बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो चाहे जिस भी कैटेगरी से आते हों, उन लोगों को उचित ट्रेनिंग दे करके एक खास एप्टीट्यूड का जब हम देखते हैं कि वो बन जाते हैं, तभी हम उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जी तो ऐसी परिस्थिति में हम SC/ST के भी वर्ग से लोगों को ले रहे हैं, लेकिन उनको हम ट्रेनिंग दे करके इस योग्य बना रहे हैं कि वो इसके काबिल हो जाएं, फिर हम उनको वो काम भी सौंप देंगे। तो ये है कि उस समय सरकार का रुख बहुत साफ था कि ऐसे सेक्टर में ये किसी जाति या धर्म का सवाल नहीं है, ये सवाल है किसी भी व्यक्ति की योग्यता का। अगर कोई SC/ST का ही व्यक्ति बहुत योग्य मान रहेगा, जी जी उसको हम जरूर रखेंगे, उसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये सेक्टर जो है रिसर्च का सेक्टर है, डेवलपमेंट का एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हमें बहुत टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है। जी तो उसके लिए हमें उस एप्टीट्यूड के लोगों की जरूरत पड़ती है, वो किसी वर्ग के हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जगहें हम पूरी करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग ले भी रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, धीरे धीरे वो कमी पूरी हो जाएगी। तो ये बात अगर मान ली जाए थोड़ी देर के लिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ऐसी बात सोचते हैं, तो वो भर्ती तो करें, उनको लें और उनको सबको ट्रेनिंग दे करके इस योग्य बनाए ताकि उसके लिए काम करने के काबिल हो सके। जी और ये कह देना कि इस वर्ग में ऐसे लोग नहीं है या नहीं पाए, ये तो गलत बात है। आप उनको लीजिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन के लेवल से ही लोगों की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, जिस पर कि सरकारों का ध्यान क्यों नहीं ज्यादा जाता है। यदि मैं नहीं कहूँगा, पुरानी सरकारों ने तमाम उसके लिए लोगों को स्कॉलरशिप दिए हैं, उनको बढ़ाने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन इस पर कुछ और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि हम इन वर्गों से योग्य लोगों को निकाल करके और ऐसी जगहों पर रख सकें
जहाँ पर कि हमें कॉम्पिटेंट, मतलब आप कह सकते हैं टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज वगैरह में टीचिंग के लिए आप लेते हैं लोगों को। अब सवाल यह है कि देखिए, ये केवल SC ST का सवाल नहीं है। मैंने देखा जनरल कैटेगरी के भी ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज में आजकल रख लिए जा रहे हैं जिनकी की योग्यता ऐसी नहीं है जिनको कि रखा जाना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को खुद 50% 60% मार्क्स नहीं मिल रहा है, चाहे जनरल कैटेगरी का हो या किसी कैटेगरी का हो, वो वहां पर यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाएगा लोगों को? जिसको खुद नहीं कुछ मालूम, वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? तो ये बात नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग सभी बहुत टैलेंटेड होते हैं और उन्हीं को रखा जाना चाहिए। किसी भी वर्ग का कोई भी हो, जगहें जब हैं और जो एक नियम है वो जगह भरी भी जानी चाहिए। हमको उपयुक्त लोगों को लेकर के भरना है, चाहे किसी कैटेगरी से हो। खास तौर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको लेना भी है। तो नहीं मरता है सर। ये बीच में कुछ अवरोध है, डिस्टरबेंस है, इसको खत्म किया जाए। तरह का जो उसमें बहाना बनाया जाता है वो सब बहाने खत्म करने चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी हरिकेश जी ने कही। डॉक्टर ओम सुधा SC ST OBC मोर्चा के संयोजक हैं, हमारे साथ आ गए सामाजिक चिंतक के तौर पर। फुरकान अंसारी कांग्रेस के पूर्व सांसद इस वक्त हमारे साथ पैनल में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मेहमान इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। जो बात हरिकेश जी ने कही, महेंद्र सिंह मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हरकेश जी ने एक बहुत इशारों में बड़ी सलीके से बात कही कि मोरारजी भाई ने भी उस वक्त ये कहा था कि भाई अभी उस स्तर पे ना ट्रेनिंग है इन वर्गों के लोगों की और ना ही इनकी अभी उस तरह की योग्यता है, तो हम बहुत स्ट्रैटेजिक बड़े रणनीतिक पदों पर हम आरक्षण, मतलब उन्होंने बहुत सलीके से इसको डिनाई कर दिया था। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक बात है? ये मान के चला जा रहा है कि भाई इन वर्गों में टैलेंट नहीं है? महेंद्र सिंह जी, हरकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कि देखिए, एक मानसिकता का सवाल तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बहुतायत में है और अभी भी बहुतायत में है कि फला कैटेगरी के लोग शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ये हम मान के चलते हैं और इसी से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। और इसी से आप देखें कि जब जन्म से ही डिस्क्रिमिनेशन है कि फला फला जात के लोग निम्न है, फला जाति के लोग उच्च हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मानसिकता का ही सवाल है, सबसे बड़ा। आप देखिए कि टैलेंट क्या सिर्फ मिसाइल बनाने में है? टैलेंट क्या ये तो ट्रेंड व्यक्ति बनाता है ना। किसी को भी आप अगर ट्रेंड कर दें, तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कुछ, मैं कह रहा हूं कि जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं वो क्या टैलेंटेड नहीं होते? उनमें क्या टैलेंट की कोई कमी होती है कि शानदार मूर्तियां बनाते हैं? अगर उनके पास वो ट्रेनिंग हो तो वो मिसाइल बना सकते जी। टैलेंट कोई मतलब कहीं पर ऐसा तो है नहीं, इंजेक्शन थोड़ी है। वो तो टैलेंट सबके अंदर होता है, मौका नहीं मिलता है। तो मौका देने का काम सरकारों का है। जब संविधान लागू है तो सरकारों को चाहिए कि मौका दें। अभी तक की जो सरकारें हैं इससे बचती रही हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मोरारजी भाई की सरकार रही हो, तमाम राजनेता रहे हैं जिन्होंने कोशिश की आरक्षण लागू करने की बात, लेकिन वो पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए। अभी भी आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं है। आप देखेंगे जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन की उसको भी पूरी तरीके से लागू नहीं है अभी। नहीं, अब तो महेंद्र सिंह ये आगे की बात हो गई ना कि निजी क्षेत्र में जो धर्मेंद्र यादव का प्राइवेट बिल है वो निजी क्षेत्र में, निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की वकालत करता है। तो ये तो और आगे की बात है थोड़ी। बिल्कुल। अब देखिए, एक उदाहरण के तौर पे जैसे आप देखेंगे एम्स में बहुत डॉक्टर्स जो हैं रिजर्व कैटेगरी से हैं और टॉप क्लास का इंस्टीट्यूशन है वो। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, जहां जिसको भी मौका मिला है, जहां जिसको मौका मिला वो उसने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं होना चाहिए? जब ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उसे क्यों नहीं खोला जाना चाहिए? ये तो एक वही बात हो गई कि सरकारी नौकरियां खत्म करते जाएगी और सरकार का फोकस नौकरियों पे है नहीं। मैं वही तो सवाल उठा रहा हूं कि भाई अब सरकारी सेक्टर सिमट रहा है
और प्राइवेट सेक्टर विस्तार कर रहा है तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। बाबा साहब की मनसा है तो स्वतः धड़ाम हो जाएगी, किसी को जरूरत नहीं ओम सुधा नारे लगाते रहे, हंगामा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पूरी तरीके से सुन नहीं पाए, लेकिन यही बात है। आरक्षण खत्म करने का एक तरीका ये हो सकता है कि सरकारी नौकरियां खत्म करते जाइए, और जब नौकरियां कम होती जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे आते जाएंगे लोग, वहां पर आरक्षण नहीं होगा तो इसका कोई मायने नहीं रहेगा फिर सामाजिक न्याय का। तो फिर उसी तरीके से 50 साल पहले वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक बात है। निश्चित तौर पर जहां अपॉर्चुनिटी है वहां पर आपको वाजिब जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, चाहे फिर वो जाके सरकारी नौकरियां हो। मैं कहता हूँ दूसरा, आधी आबादी को, फिर मैं कह रहा हूँ कि आधी आबादी को इसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी महिलाओं को। ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो आरक्षण मिल रहा है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उतना ही हो जितना पुरुषों का है। और ऐसा कोई अब नहीं कह सकता कि महिलाएं उतनी मिलेंगी नहीं, कहाँ है महिलाएं। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज महेंद्र, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि विजिबिलिटी नहीं, इसलिए महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देती। अब थोड़ा ये विषयांतर हो जाएगा, मैं विषय पर ही रहता हूँ। सुनील जी के पास जाता हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कुल मिलाकर जो ये प्राइवेट मेंबर बिल आया, इस पर आप क्या राय रखते हैं एक पत्रकार के तौर पर? अनम्यूट करिए। बिल आते हैं, निश्चित तौर से हम सब जो लोग जानते हैं कि एक संदेश देने की बातें तो हो सकती हैं, जागृत करने की बातें तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसे बिल कभी न सरकार लेकर के आई है, ना सरकारों ने कभी समर्थन किया है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बैठे हुए सदस्य लेके आते, कभी कभी हमने देखा है सत्ता पक्ष के लोग भी प्राइवेट बिल लेके आते हैं। कहीं नहीं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने प्राइवेट बिल के माध्यम से मतलब हम सबको जगाने का काम किया, एक अच्छा चीज है। लेकिन क्या हकीकत में है क्या ऐसा? महिला आरक्षण बिल पर इतनी चर्चाएं दशकों से हो रही हैं। बिल पास भी हुआ, अब लागू होगा तब, अभी नहीं होगा। अभी राजनीतिक दल इस बात का फैसला नहीं लेंगे कि कोई भी पार्टी ये कह दे कि लाओ 33% महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, बिल लागू होगा तब होगा, देखा जाएगा। ये हिम्मत कोई नहीं करेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इस पर सीधा आज रहूंगा, मैं आज दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहां से जाएगा? धर्मेंद्र यादव जी देख लें, कम से कम 20 से ज्यादा मित्र मेरे होंगे समाजवादी पार्टी में जिनकी यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, अच्छी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उसमें लागू करा दें। कौन रोक रहा है? करें तो शुरुआत तो घर से करें ना, कि केवल सरकार ही करेगी। अरे एक संदेश जाएगा, समाजवादी पार्टी ये डिसीजन ले कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता मिलने वाले जितने भी हैं। सर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेती डिसीजन? समाजवादी पार्टी क्यों ठेका ले? भारतीय जनता पार्टी ले ले, कांग्रेस पार्टी ले ले। मैं तो वही नहीं, मैं सांसद जी धर्मेंद्र जी ये सवाल बड़ा, अगर कोई चीज आती है विपक्ष का नेता लेकर आता है तो कहा जाता है तुम पहले अपने घर में लागू करो। ये क्या बात हुई? यदि ये समाजवादी पार्टी फैसला कर ले तो राजनीतिक रूप से, सोशल रूप से भाजपा पे भी दबाव बनेगा, कांग्रेस पे भी दबाव बनेगा। उसी दबाव के लिए तो लेकर आए हैं सरकार, सदन, इस सब की है। इसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी। संसद इसी बात का तो जरिया होती है। आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जानते हैं, संसद इसी बात का जरिया होती है कि भाई सारी बातें रखेंगे। अगर हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने मकान में, अपने चैनल में हम लोगों को रख लेंगे तो मतलब क्या हुआ संसद का? फिर मैं तो धर्मेंद्र जी को साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा विचार लेकर के आए हैं, लेकिन मैं उस धरातल के सत्य की बात कर रहा हूं कि जो हकीकत में कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है। अच्छा, और मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा, मैंने तो महिला आरक्षण की बिल की भी बात की। कोई पार्टी है जो 10%, 15%, 33% छोड़ दीजिए आप, 10% महिलाओं को भी टिकट दी हो। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 दिन पहले ही खाका आया है कि यूनिवर्सिटीज में आप देखिए ना, संख्या दलित ओबीसी के छात्रों की बड़ी है। सार्थक प्रयास है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, सामान्य वर्ग की अपेक्षा। यदि इसी तरीके से आप तैयार करेंगे ना, उनको कंप्रेस, उनको ये संदेश दिया है। एम्स में बहुत अच्छे एक वर्ग के डॉक्टर हैं, मेरे भी तमाम मित्र हैं। डॉक्टर सुनील, उन्हें संकेत चला गया है कि पढ़ोगे नहीं तो पीछे चले जाओगे, इसलिए वो निकल कर आ रहे हैं ज्यादा। उनको एक संकेत चला गया है कि तुम्हारा आरक्षण छीन लिया जाएगा,
तुम्हारा संविधान छीन लिया जाएगा, तुम पीछे चले जाओगे, साजिश चल रही। भले ही विपक्ष ये प्रोपोगंडा ही फैलाए, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि विपक्ष का प्रोपोगंडा है, लेकिन उनके अंदर ये संदेश गया है और इसीलिए वो तेजी से एक बाउंस बैक कर रहे हैं, वापस यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सुनील कौशिक ने बताया कि जो रिजर्व क्लास के बच्चे हैं, मुझे कहते भी अच्छा नहीं लगता, वो हमारे देश के बच्चे हैं, लेकिन जो वर्ग आरक्षण की श्रेणी में हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो सामाजिक न्याय जिनको चाहिए, उस श्रेणी के बच्चों की तादाद इस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत बड़ी है। ऐसा सुनील जी कह रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और लगातार पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की पहल और सियासी हकों में भी चहल पहल शुरू हुई है। इसे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। और प्राइवेट मेंबर बिल लाकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक संदेश दिया है विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सामाजिक चिंतक डॉक्टर ओम सुधा कार्यक्रम में मौजूद हैं। ओम सुधा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस प्राइवेट मेंबर बिल को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या योग्यता जाति के आधार पर तय होनी चाहिए? कौन योग्य है, कौन अयोग्य है? डॉक्टर ओम सुधा, अनम्यूट करिए। दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए कृपया। दुर्गेंद्र जी, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो ITO चौराहे पर जी जो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो है, वो कोई गाड़ी का कांच साफ करता है, कोई भीख मांगता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि उसमें से किसी बच्चे को उठाकर अगर करोल बाग के किसी इंग्लिश पब्लिक स्कूल में डाल दिया जाए और वहां से 10th 12th करवा दिया जाए, तो जो बच्चा वहां भीख मांगकर या गाड़ी का शीशा साफ करके कोई मैकेनिक बन जाएगा, कोई हो सकता है उसमें उचक्का बन जाए, वही बच्चा अगर करोल बाग के इंग्लिश स्कूल में पढ़ लेगा, पब्लिक स्कूल में पढ़ लेगा, न IAS IPS बन सके, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है वो डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाएगा। इस बात की गारंटी है, मतलब पक्की गारंटी जी। इसका मतलब है यह जो योग्यता का पूरा जो मसला है, ये योग्यता जो है, और जो बच्चा आज इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, वो उस बच्चे को आप डाल दीजिए मेरे गांव के, बिहार के घोरघट के किसी सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़वा दीजिए। बच्चा कितना भी काबिल हो और वो बच्चा जो है कुछ नहीं करने वाला है, चपरासी लायक नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि योग्यता की पूरी नौटंकी जो है वो फालतूगिरी है। कुछ योग्यता कुछ नहीं होती है, सब कुछ अवसर में होता है। जिस बच्चे को तो सड़क चौराहे पर शीशा साफ कर रहा था, उसको हम पब्लिक स्कूल में डालते हैं तो वो बच्चा जो है बढ़िया कर जाता है। इसका मतलब योग्यता केवल और केवल अवसर का नाम है, अपॉर्चुनिटी का नाम है। जो लोग योग्यता की बात करते हैं, खासतौर पे जातिगत योग्यता की बात करते हैं, मुझे उनकी मानसिक स्थिति पर संदेह होता है। कोई व्यक्ति जो है जाति के आधार पर तेज हो सकता है, कोई व्यक्ति जाति के आधार पर जो है ब्रिलियंट हो सकता है, कोई व्यक्ति जाति के आधार पर महान हो सकता है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति में पैदा हो गया तो छोटा है, तुच्छ है। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को अलग से किसी मानसिक चिकित्सालय में जंजीर से बंधवा कर रखना जो है, ये स्वस्थ मानसिकता की निशानी नहीं है, केवल अवसर का नाम है। अब मैं आता हूँ ये जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल है दुर्गेंद्र जी, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 और सांसदों को मैं जानता हूं जिन्होंने पहले लाया है। चित्राज जी लाए भी यह बिल लेकर आ चुके हैं, उनके साथ काम 5 साल। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के सांसद, उन्होंने भी यह प्राइवेट जो है बिल पेश किया है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जी। लेकिन असल चीज यह है कि आप देखिए, मैं एक और उदाहरण दूंगा दुर्गेंद्र जी, अमेरिका का। अमेरिका में क्या है कि ब्लैक की लड़ाई व्हाइट लड़ते हैं, लेकिन आप भारतीय समाज में इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि दलितों पिछड़ों की लड़ाई जो है सवर्ण समाज आकर लड़ेगा। यह भारत में, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं,
समग्रता में, टोटलिटी में, हम भारतीय समाज में इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सवर्ण समाज जो है दलितों पिछड़ों के मुद्दे पर ईमानदारी से खड़ा होगा, लड़ाई लड़ेगा जी। और जब तक सवर्ण समाज इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, जैसे अमेरिका में आप किसी ब्लैक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो ब्लैक के पक्ष में ब्लैक से ज्यादा व्हाइट खड़े हो जाते हैं, भारतीय समाज में हो ही नहीं सकता। और जब तक यह नहीं होगा तब तक जो जाति व्यवस्था का जो कोड़ हमारे देश में है, जब तक जाति व्यवस्था की गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, वह नहीं जाने वाला है। भारतीय समाज अपने मानस के अंतर मन में ही यह जो है भारतीय समाज जातिवादी है। हम पैदा होते हैं जाति में, पैदा होते हैं हम, हमारे साथ जो है जाति का सरनेम लग जाता है, मिश्रा है, पांडे है, यादव है, झा है, सिंह है, ठाकुर है, और हम मरते हैं तो इस देश में कई ऐसी घटनाएं होती है। दुर्गेंद्र जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि जो है लाश जलाने के लिए कई जगह स्मशान में दलितों को परमिशन नहीं होती। जी जी। तो इस देश में जहां मरने से, पैदा होने से लेकर मरने तक जाती है, और उसमें तमाम जितने भी संस्कार हैं, चाहे शादी विवाह का संस्कार हो, और छोड़िए या तो संस्कारों की बात छोड़ दीजिए, आप देखिए कि नौकरियों में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की कितनी घटनाएं हम देखते हैं। मैंने जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, मैंने अपना करने के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी है मुझे पता है, और मेरे ही विश्वविद्यालय में मेरे पीछे 3-4 बच्चों को मैं जानता हूं जो परेशान होकर जिन्होंने पीएचडी का ख्याल ही छोड़ दिया। इतना टॉर्चर और अलग अलग बहाने से इतने तंत्र हैं इसके पास आज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जातिवाद उस समय होता था जब एकलव्य का मुठा काट लिया जाता था, और आज का जातिवाद जब रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है। आज का जातिवाद बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आज जो जातिवाद कर रहा है वह जातिवाद कहां हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है। वह जातिवाद कहां हो रहा है, जो सेक्रेटरिएट है वहां वह जातिवाद हो रहा है। वह कौन कर रहा है जातिवाद, कहते हैं इस देश में गुरु की महिमा है, गुरु बड़ा महान होता है, गुरु को देवता का दर्जा दिया जाता है। क्या इस देश में टीचर जातिवाद नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय? द्रोणाचार्य भी गुरु थे भाई, द्रोणाचार्य भी गुरु थे जी, द्रोणाचार्य भी गुरु ही थे। हाँ, द्रोणाचार्य भी गुरु थे। उसी परंपरा का पालन होता है। कभी एकलव्य का अंगूठा कटाया गया था और कभी रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा। यह देश इतना जातिवादी है, और इस जातिवादी देश में जो लगभग सैकड़ों सालों से जिन जातियों को, मैं जाति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया सब कुछ जाति का आधार पर होता है, सिर्फ जाति की वजह से जिनको बहुत पीछे रखना पड़ा, क्या जो देश के संसाधन है उसमें उसको भागीदारी नहीं दी जानी चाहिए आबादी के? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। प्राइवेट सेक्टर में अगर अंबानी, मैं बात खत्म कर रहा हूं, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे जो कोई कॉर्पोरेट हो, कोई पूंजीपति हो, आप इस देश में अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप कहां से लेकर आए जमीन उसके लिए? पानी आप कहां का इस्तेमाल कर रहे हैं? रिसोर्सेस आप कहां का इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ इस देश का है। इस देश की जो संपदा है, आप उसका इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोटेक्शन कर, देश की संपदा में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भी तो भागीदारी है, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। योग्यता का आपका जो ये अलावा है, ये धुआं है, इसमें कहीं आग नहीं। ठीक बात है देवेंद्र प्रमुख, बात ओम सुधार ठीक कह रहे हैं कि भाई जब सब कुछ हमारे देश का इस्तेमाल कर रहे हैं उद्यमी, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? देवेंद्र प्रमुख अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज मिली? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ दुर्गेंद्र सर, हम तो आरक्षण लेने वाले लोग हैं, हम खिलाफ कहाँ हैं? हम तो आरक्षण का हिस्सा हैं, और बहुत अच्छी डिबेट आपने कराई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और दो विशेषज्ञ जिस तरीके से सबने अपनी अपनी बात बड़ी अच्छे से कही है, विशेषकर सुनील सर को देना चाहता हूं। और जिस तरीके से अभी हमारे भाई जी कहे थे, ओम सुधीर जी ने भी जो बात कही है वो भी बड़ी गहन है। ये आखिर आईना दिखाना किसको चाहते हैं? इस देश के साथ जिस दिन ये देश 47 में आजाद हुआ था, और जब तक ये संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचा है, ये जहर जिसकी बात कर रहे हैं आज, जिन लोगों की ये लोग बात कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय शुरू कहां से हुआ था? अब भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की बात करने वाले लोग, उनका नाम जिकाने वाले लोग, आखिर उनके साथ जो कुछ हुआ
वो तो सब इतिहास में दर्ज है, वो तो डिबेट का हिस्सा रहता है रोज। किसने किया, क्यों किया, क्या कारण रहे, और कब कब ओबीसी को, एससी एसटी को लेकर कब कब प्रयास नहीं हुआ, और किस किस तरह से कब कब नहीं कुचला गया। अगर नहीं कुचला गया सर, तो 2014 के बाद नहीं कुचला गया, ना बाबा साहब की नीतियों को, ना दलितों को, ना ओबीसी को। और सुनील सर ने क्लियर कर दिया कि राजनीतिक हिसाब से मैं क्लियर करता हूं कि आज इस देश में लंबे समय से ओबीसी के प्रधानमंत्री है। ओबीसी के प्रधानमंत्री इस देश में नहीं, दुनिया में डंका बजा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या देखना चाहते हो बदलाव भाई? अगर सब गलत करते आए क्या? अरे प्राइवेट सेक्टर की बात करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति हो, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के आप हिमायती हो कि नहीं हो, ये बताओ आप सीधे। देखिए मैं तो इसके लिए, मैंने तो बिगर इसके, दुर्गेंद्र सर, मैंने तो बिगर इसके ही लिए मान लिया। मैंने तो पहले डंके की चोट पर, मैं अपने न्याय को कैसे नहीं स्वीकार करूंगा? मैं हिस्सा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं, और तथ्य दे रहा हूं आपको कि इस समय हुआ क्या है कि आपकी नीति जो है, देखिए जो ओम सर ने कहा कि आपकी मंशा क्या है, चाहते क्या आप, मैं उस पर उस समय भी जा रहा हूं कि किसकी नीति क्या है। आप विश्लेषण करा लीजिए, आज से टॉप पैनल तो आपके पास हो ही नहीं सकता, जितना शानदार। मैं आऊंगा डॉक्टर ओम सुधा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। का आनंद ही कुछ अलग है। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि आज आप नहीं पैनल कहां से चुना है, मेरे जैसे व्यक्ति को आज बोलने का मौका मिल जाएगा, कम जोड़ लगाना पड़ेगा, क्यों फंसना नहीं पड़ेगा, और निकल जाना पड़ेगा लास्ट में आके हाथ जोड़कर। आज बात कहने वाले लोग हैं पैनल में, बहुत अच्छा पैनल है, और आप जैसा विद्वान व्यक्ति, आप जैसा विद्वान एंकर ऐसा पैनल लेकर बैठा है, ये बहुत बड़ी डिबेट आज करा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी डॉक्टर ओम सुधा 20 सेकंड, उसके बाद फिर मैं रविंद्र प्रताप सिंह के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के। देवेंद्र जी अभी बड़ी वकालत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आरक्षण को कोई खतरा नहीं हुआ। मैं जिस रोहित वेमुला की बात कर रहा हूं, बताएं देवेंद्र प्रमुख जी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या रोहित वेमुला के खिलाफ जब स्मृति ईरानी जो है देश की शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री थी, उस समय इनके वाइस चांसलर जो है, जो अभी राज्यपाल इनके बने हुए हरियाणा के, क्या उन्होंने जो है उठाया नहीं था, जिसकी वजह से रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा? और ये आज बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण में कि पक्ष में हम खड़े हैं। भाई आप पक्ष में कितने खड़े हैं हम समझते हैं। आपने तमाम सरकारी कंपनियों को जहां जहां आरक्षण जारी था, जहां जहां आरक्षण मिल रहे थे, उन तमाम सरकारी उपक्रमों ने को जो है भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया है। आप भेल, सेल, गेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सबको आपने एक आदमी पर केंद्रित कर दिया, अडानी और अंबानी पर केंद्रित कर दिया है। पूरी तरह से आरक्षण व्यवस्था को खा गए, दलितों, पिछड़ों। आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, यह बात सही नहीं है? मुझे ठीक है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मैं आऊंगा, सुनील जी मैं आऊंगा, डॉक्टर सुनील मैं आऊंगा आपके पास। अभी रविंद्र प्रताप काफी लगभग पौन घंटे से इंतजार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रविंद्र प्रताप सिंह आपके पास आ रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि 2027 चुनाव है और आपको एक नैरेटिव सेट करना है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप प्राइवेट मेंबर बिल आपके सांसद लेकर आ गए। इससे होना हमारा कुछ नहीं, संदेश देना है, जो वोटरों को संदेश देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप सिंह अनम्यूट करिए। चौहान साहब, हम लोग अपने राजनीतिक जन्म से ही, या यूं मानिए 60 के दशक के बाद से ही इसी लाइन पे चल रहे हैं लगातार, कभी इससे विमुख नहीं हुए हैं। और हमारी ही सरकार ने 1990 में इसको लागू किया था, लेकिन समाज कितना ज्यादा सामंतवाद है कि अंततः लागू होने में 2008 तक चला गया, अलग अलग स्टेपों में। अब समझिए भारत में 100 आदमी हैं तो 80 आदमी में से वंचित है, 50% समाज वंचित है, जो SC ST OBC से आता है, काफी कुछ अल्पसंख्यक समाज से भी लोग आते हैं। एक आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा समाज जो 80-85% है, सामाजिक आर्थिक दोनों असमानता झेलता है। एक तो अभी का बहुत वर्तमान आंकड़ा देख लेते हैं, आर्थिक आंकड़ा।
कि राष्ट्रीय आय का 22% से ज्यादा 1% लोगों के पास है। तो हम लोग भी उसके शिकार हो गए हैं। इन्हीं 1% लोगों के पास में 40% संपदा है देश की, और 10% लोगों के पास 77% संपदा देश की। इतनी बड़ी असमानता की कल्पना भी वाजिब नहीं है, लेकिन है, सामने है। जरा सामाजिक असमानता देख लीजिए। सामाजिक अमानता में मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, पेशाब पिला दिया जाता है, शादियों में घोड़ी से उतार लिया जाता है। और इससे बड़ा सुन लीजिए, जब एक मुख्यमंत्री जब निवर्तमान होता है तो उसके घर को गंगा जल से धुलवाया जाता है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मंदिर में जाते हैं तो उसको गंगा जल से पवित्र कराया जाता है। यह है सामाजिक समानता। अब समानता हो करके ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से कर रहे हैं, उससे पीछे से जाके कोई होगा नहीं, औरंगजेब तक पहुंचते हुए, नेहरू जी से लेकर अभी वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकता है कि सरकार ने आरक्षण को खत्म, आरएसएस शुरू से आरक्षण विरोधी रही है, इसने बैक डोर से आरक्षण खत्म कर दिया। आरक्षण मिलता कहां पर है? शिक्षा में मिलता है, सरकारी नौकरियों में मिलता है। सरकारी नौकरियां चली गई आउटसोर्सिंग में, संविदा पे, और जो निजी शिक्षण संस्थान जहां पर आरक्षण मिलते थे उनको, सरकारी शिक्षण संस्थान उनको निजी संस्थानों में दे दिया। तो आरक्षण तो मतलब लिटरली खत्म कर दिया इस सरकार ने। तो अब हम क्या मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के रूप में कि हमको यहीं पर आरक्षण दिया जाए। निजी शिक्षण संस्थानों में अगर हम देते हैं तो दो चीज एक साथ पूरी हो जाती है, नौकरी की भी हमारी मांग पूरी हो जाती है और हमारे छात्रों की भी मांग पूरी हो जाती है जी। क्योंकि उच्च शिक्षा स्तर में ओबीसी एसटी ओटी का 8% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या 8% इस समाज के 8% बच्चों को पढ़ा के भारत को डेवलपमेंट करने की कल्पना किया जा सकता है? क्या नहीं कर सकते हैं। और ये कुछ भी हुआ है, आज भारत कागज में लिख देते हैं 34वीं इकोनॉमी, लेकिन जब हमें पता लगता है कि डॉक्टर सुनील कौशिक कह रहे हैं रविंद्र भाई कि पहले समाजवादी पार्टी के लोग अपने कॉलेजों फैक्ट्रियों में कर लें, फिर बिल लाएं। ये वो कहते हैं जो बहुत निराशावादी होते हैं, वो ऐसा कह देते हैं जिनको करना ही नहीं है। तो जैसे कहता ना, दो बच्चे लड़ते हैं, तू कर ले तू कर ले, तो वही वाली बात है। सरकार आपकी आप कर दीजिए ना। हमारी सरकार बनी थी 1990 में, हमने कर दिया था। नहीं वो पत्रकार हैं भाई, वो भाजपा के नेता नहीं है। बात कही है, बहुत अच्छी बात। बोलिए डॉक्टर सुनील कौशिक, बोलिए जल्दी से। कौन लेके आया था रवीन जी उत्तर प्रदेश में? बताना चाहिए आपको। नहीं, तो आप ही से पूछ ले रहा हूँ। नहीं, आप ही बता दीजिए। अखिलेश यादव सरकार लेके आई, उसमें आरक्षण क्यों नहीं रखा आपने? उसमें आरक्षण नहीं है। आउटसोर्सिंग शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आरक्षण का भी फॉर्मूला रहेगा, क्यों नहीं किया आपने? पहले तो आउटसोर्सिंग आनी नहीं चाहिए। सुन लीजिए पहले तो आप सरकार में जो आप सुन लीजिए, आप बोल दिया ना आपने, बोल दिया सर। चलिए और बोल लीजिए। आउटसोर्सिंग आनी नहीं चाहिए थी और आपकी सरकार ले आई तो उसमें आरक्षण का फॉर्मूला फिट कर देती। तो मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जी ने आज प्राइवेट बिल लेके आए हैं, बड़ा मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं। और अच्छा कम से कम लगता पिछला रिकॉर्ड देख करके, कम से कम धर्मेंद्र जी को पता होना चाहिए कि यहाँ सरकारी नौकरियां में करके प्राइवेट में आउटसोर्सिंग आपने स्टार्ट किया। नहीं तो अब सुधारते हैं डॉक्टर सुनील, अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बोलिए गलत है, रविंद्र बोलिए। अभाव हो सकता है, ये गलत है। रविंद्र बोलिए। हम लोगों ने आउटसोर्सिंग का तो नाम ही लिया था, हम लोग जानते नहीं थे। हम लोग संविदा पैटर्न लेके आए। कहां पर लेके आए? 1090 में लेके आए, जो जितने भी 100 डायल लेके आए, और 108 में लेके आए। 2016 में आपका बिल आया, संविदा थी, वही है। संविदा नहीं, अलग अलग चीजें हैं। आप समझ लीजिए, संविदा सरकार सीधे अपॉइंट करती है, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा करती है। ठीक बात हो सकता है, ठीक बात है। संविदा और आउटसोर्सिंग में ये अंतर है, ये बात ठीक कह रहे हैं रविंद्र कि संविदा पे सरकार नियुक्त करती, एक मानदेय देती, और इसी को लेकर तमाम लोग जो संविदा पर रहते हैं बाद में परमानेंट भी हुए शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जगह। ये बात बिल्कुल ठीक है। मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। मुन्ना खान ये कह रहे हैं कि भाई 47 से अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, निजी क्षेत्र में आपने क्यों नहीं दे दिया? अब विपक्ष ज्ञान दे रहा है सरकार को, प्राइवेट बिल ला रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी उम्मीद है कि साथ लड़ेंगे। तो ये सब आप लोग मिलकर एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए। अनम्यूट करिए मुन्ना खान साहब जी। कोई नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा। अभी हमारे मित्र ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात की, दलितों की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के समय में दलित हिंदू है और चुनाव के बाद वही दलित इनके लिए बिंदु है। कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई मायने रखता तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से 2014 के बाद और 17 के बाद जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 2014 और 17 के बाद दलित इस देश का राष्ट्रपति बनता है, ओबीसी प्रधानमंत्री बनता है। 55 वर्षों में राजसत्ता में रहे कितने दलित कितने ओबीसी बनाए बता दीजिए। मिर्ची क्यों लग गई? भाई पढ़कर आए करो यार, वैसी मत करो, आप एक थोड़े से लग जाते हो। आज दलित और ओबीसी का ही राज है, आप गलत फहमी में है बिल्कुल। आप लोगों ने जिसको दबाया है, ठीक है देवेंद्र भाई सुन लो, वो इस देश पर राज कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख सुन लो भाई, मुन्ना खान को सुन लो। दलित का बेटा राष्ट्रपति रहा है और ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, उन्होंने सुन लिया, आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सुनो। ब्राह्मण मनुवादी है देवेंद्र प्रमुख, आप सुनो, आप सुनो। मिश्रा पत्रकार है। देवेंद्र प्रमुख आप सुनो, नाराज मत हो, आप सुनो, मुन्ना खान बोलेंगे। सुनो, आप बोलो, मुन्ना खान बोलो। देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। मैं कहता हूँ पैनल में बैठे लोग सभी लोग सहयोग करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटी दलित को देंगी? नहीं देंगी। ये दलित से हाथ मिलाते 3 बार हाथ धोते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा ये दलित की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है। 2017 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 2017 निजी आरक्षण बिल पर बात करो भाई। मुन्ना भाई, आप निजी क्षेत्र में जो आरक्षण की बात है, प्राइवेट मेंबर बिल पे बात करो आप। के बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार खामोश रही। 2018 में लगभग ये घटनाएं बढ़कर के 350 पहुंच जाती है। 2019 में 433 घटनाएं, 2020 में लगभग 530 घटनाएं। ये दलितों के साथ अत्याचार है। एक रोहित वेमुला की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये दलितों पे अत्याचार। अरे आप डाइवर्ट कर दे रहे हो, आप मुद्दा ही डाइवर्ट कर दे रहे हो। मुन्ना खान ये पूछ रहे हैं कि 47 साल में आपने निजी क्षेत्र में, जब तक आपकी सरकारें थी, आप कहां थे भाई? आपने आरक्षण क्यों नहीं दे दिया? आपने आरक्षण क्यों नहीं दे दिया? 14 के बाद ही आपको सब याद आ रहा कि आरक्षण भी और जनमत भी और दुनिया की बातें आप लोग कर रहे हैं। देखिए 2014 से पहले की मैं बात बताऊं, आजादी के समय से आप ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार आजादी की बात करती है, तो मैं आपको आजादी के बाद की बात बता रहा हूं। देश को एक निचोड़ा हुआ देश, एक नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश कांग्रेस पार्टी को मिला और कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं था। ये आर्थिक और बीजेपी करे 14 में आप लोगों ने निचोड़ कर दिया, आपको निचोड़ा मिला और 14 में आपने मोदी जी को निचोड़ के दे दिया, ये बीजेपी कहती है। अगर 2014 में बीजेपी को निचोड़ा हुआ देश मिलता तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं होती, 15-15 लाख रुपए देने की बात नहीं होती, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे ये बात नहीं होती। ये बात तो करो नहीं, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बात नहीं होती। हवाई जहाज की तो बात ही मत करना, मैं बहुत गुस्सा हूँ। बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुखी संपन्न देश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आया, लेकिन 11 साल के बाद मैं रिजल्ट पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अरे आप ये बताओगे आरक्षण 2025 में है, निजी क्षेत्र में जो आरक्षण आप लोग मांग रहे हो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए, वो आपका पॉलिटिकल सुर्रा है या कुछ मतलब इसमें है कुछ दमखम? ये बताओ आप हमको। नहीं, अगर कोई सांसद, कोई व्यक्ति, देश की जनता अगर हक की बात करे तो उसमें पॉलिटिकल स्टैंड हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध करे तो नहीं, ये देश हित में हो रहा है। मतलब विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो मांग किए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टैंड है, देश हित में नहीं है, युवा हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, इसे क्या मानते हैं आप? एक नैरेटिव सेट करना है, पॉलिटिकल स्टंट है या कुछ सीरियसनेस दिख रही है आपको? जल्दी। देखिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सबके मुंह पे तमाचा है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें और उसमें सब समझ में आ जाएगा कि 5% जातियों ने ही अन्य जातियों के साथ क्या किया, चाहे आरक्षण को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे तमाम अन्य सरकारी सुविधाओं को लेकर के हो। उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा। केवल बड़ी बड़ी बातें आप कहलवा लीजिए। आप ऐसी ओबीसी में भी आप चर्चा कर लीजिए, चाहे आप देख कितनी जातियां उसमें हिस्सा ले पाती हैं। ये देश के नेताओं को नहीं पता क्या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ये स्पष्ट नहीं करती क्या कि केवल और केवल आरक्षण के नाम पर कुछ ही जातियों ने खाया है? ठीक है। अब थोड़ा सा वक्त, हरकेश बहादुर, हरकेश जी
बताइए ये सवाल है कि नहीं है? क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं? ठीक है डॉक्टर सुनील, ठीक है। अब हरकेश जी बताइए, बोलिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे 2 मरतबा, बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही, मुझे लगता है कुछ व्यवधान है। महेंद्र सिंह, ये डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि भाई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्यों भूल जाते हैं हम लोग। महेंद्र सिंह, हाँ अब आवाज जा सकती है। बोलिए बोलिए साहब, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, मैंने अभी जो पूरा डिबेट सुना उसमें सबसे बड़ी बात एक ये मैं पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय देश में काम कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इतना नॉन कमिटल रहे हैं, दुनिया भर के उदाहरण तो उन्होंने दिए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जो सवाल उठाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि वो भी आरक्षण दें, उसमें सरकार का क्या या उनके पार्टी का क्या स्टैंड है आज की तारीख में। क्योंकि जो ये बात है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर हो गए हैं, सभी जानते हैं, और साथ साथ नौकरियां इतनी कम होती जा रही हैं कि उसमें आप आरक्षण अगर देंगे भी तो बहुत कम लोगों को मिलेगा, मिलता ही है। जो आरक्षण है उसमें तो आज आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो बहुत कम ही लोगों को जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण का पूरा व्यवस्था है वो तो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। जब सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर को देंगे और उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएंगे ही नहीं, तो वो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लोग ऐसे बात करते रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि पहले बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, उसके प्रवक्ता को आज की तारीख में चाहते क्या है, ठीक उन बात लोगों है। पर क्या वो दबाव बनाएंगे कि उन्हें दें। और ठीक है। दूसरी बात यह है ठीक है कि जो टैलेंट के बारे में लेकर के इतनी चर्चाएं हुई, टैलेंट का सवाल यह है कि आज शिक्षा के बारे में जो शुरू से बात कही जा रही है कि समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो जब तक शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक के टैलेंट इसमें है उसमें है इसमें नहीं है उसमें नहीं है, ये सब विवाद हमेशा चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमको शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि हम सबको शिक्षित करें और सारे टैलेंटेड लोग हर वर्ग में हैं सब ऊपर उठ जाएं। ठीक है। महेंद्र सिंह, अभी योग्यता ही जो योग्यता है वो अवसर है भाई। अभी ओम सुधा ने कहा कि अवसर मिलेगी तो योग्यता सिद्ध कर देंगे। अभी हरकेश जी ने कहा कि भाई शिक्षा आप इस तरह की करिए तो आपको टैलेंट मिलेगा, आप शिक्षा पे काम ही नहीं करते। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल। एक तो शिक्षा में सुधार की तो जरूरत है ही, दूसरा ये कि शिक्षा पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि IIT IIM सब फ्री होने चाहिए। उसका दूसरा तरीका निकाल लीजिए कि उनका खर्चा कैसे उठेगा। और दूसरा कि जो एक रोहिणी आयोग की बात का मुद्दा उठा रहे थे, निश्चित तौर पर उस पर भी उनके रिकमेंडेशन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक और दुर्गेश जी मानसिकता है जो जिस जाति से OBC में भी इस तरीके से कि मैं ज्यादा उच्च हूं, ये ज्यादा हमसे निम्न है, ऐसे ही दलितों में भी चले जाइए तो वहां पर भी अनुसूचित जातियों में भी वहां पर भी कैटेगराइजेशन है का दंश है। ये ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक कि ब्राह्मणों में उच्च ब्राह्मण निम्न ब्राह्मण और ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, जमुना पारी सरयू पारी पता नहीं कितने पारी है, बिल्कुल उसमें भी यही हाल है। जी बिल्कुल। तो सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल विश्वा गिनने बैठ जाते हैं, यही हाल ठाकुरों में है कि वो नीचे हैं ऊंचे हैं, सब बड़ी कहानी है। जी बिल्कुल, उसको अवसर देना ही चाहिए उनको। और जाना बहुत सारी जातियां OBC में भी संपन्न हैं, उनके पास जमीनें हैं, जायदाद है, नौकरियां हैं, तो अब जो नीचे रह गए उनको आप आना चाहिए। ठीक बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। चूंकि बहुत थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, डॉक्टर ओम सुधा के पास फिर से जाएंगे। डॉक्टर ओम सुधा, आप क्या देख पा रहे हैं निकट भविष्य में निजी क्षेत्र में आरक्षण को? बहुत कट टू कट सवाल। कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यह जो है ठीक से राजनीतिक मुद्दा बन भी नहीं पाया अभी तक। और जब तक राजनीतिक मुद्दा, निजी क्षेत्र में आरक्षण राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक जो है इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूं, अब भारत की राजनीति जो है दूसरे किस्म की राजनीति हो गई है। पूरा शिफ्ट राजनीति दूसरी तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। विकास के नाम पर
कुछ खास सवर्ण जातियों का दबदबा होता जा रहा है, और यह हर सेक्टर में हो रहा है। सामाजिक न्याय की मूल लड़ाई, चूंकि मैं तो लड़ता हूं, संगठन का काम करता हूं। अभी 28 दिसंबर को मैं दिल्ली में सम्मेलन भी कर रहा हूं, राष्ट्रीय सम्मेलन, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए देश भर से प्रतिनिधियों को बुलाकर जी। तो जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे अब बदल गए हैं, राजनीति के मुद्दे बदल गए हैं। जो SC कम्युनिटी के जो मुद्दे, सामाजिक लड़ाई से जो मुद्दे खड़े हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर से लेके मानव के संघर्ष तक जो मुद्दे खड़े हुए थे, बात है। अभी आप देखेंगे तो SC ST समाज का एजेंडा एकदम ट्रांसपेरेंट एजेंडा नहीं दिख रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रास्ता जो है वो आर्थिक मुक्ति का रास्ता है, जो जब तक जो है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लागू होगा, दलितों पिछड़ों की आर्थिक मुक्ति संभव बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर ओम सुधा, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, बस 1 मिनट का वक्त है। जल्दी जल्दी तीनों पॉलिटिकल पार्टियों, सबसे पहले रविंद्र प्रताप सिंह, आप लोग इसके राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? रविंद्र प्रताप सिंह, कट सवाल जल्दी से। हम शुरू से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, बता चुके हैं। फिर जब ये सरकार पूरी तरीके से फेल रही सामाजिक न्याय देने में, और आरक्षण को इस सरकार ने खत्म कर दिया अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमने उसकी लड़ाई हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने निजी विधेयक के रूप में पेश किया है, और इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहे। प्रभाव भी आया है 1-2 राज्यों में, उन्होंने स्थानीय स्तर पे, वहां पर जातिवादी का स्थानीय स्तर पे 70% का सुप्रीम कोर्ट तक ने भी एक गाइडलाइन। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, जल्दी से, बस मेरे पास 20 सेकंड, जल्दी से देवेंद्र प्रमुख बोलिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही महाराज, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बात जा नहीं पा रही। 20 सेकंड इसी में चले गए। जो लोग लड़ाई लड़ते आए हैं जाति और धर्म की, हिंदू और मुसलमान की, अहमवाई की, वो क्या किसी का कुछ दिला पाएंगे? उन्हें अपने आप को, अरे आप अपनी बात करो, आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे उनकी लड़ाई? वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, वो उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लड़ोगे कि नहीं इनकी लड़ाई? आप इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाओगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी कि नहीं? इसका जवाब दो आप। कुछ नहीं करना, इनको कुछ नहीं करना। ठीक है। कांग्रेस के नेता जल्दी से बताइए, मुन्ना खान, कांग्रेस इसके राजनीतिक मुद्दे के रूप में इसको देखती है? जल्दी से। नहीं, राजनीतिक मुद्दे नहीं कहूंगा मैं, ये हक की लड़ाई है, और शुरू से ही जो इंडिया गठबंधन है वो लड़ती आई। देखिए, कुछ स्वर्ण हमारे दोस्त हैं स्वर्ण कास्ट के, वो उनसे जो कानों तक मेरी बात आती है, वो बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ये आरक्षण बहुत अजीब है, आरक्षण को समाप्त होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं समाप्ति, क्योंकि आरक्षण की वजह से एक दलित हमारे सर पे आके बैठ जाता है और हमारे ऊपर ही हुकूमत कर रहा है। ये मानसिकता देश में जब तक दूर नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ ये लड़ाई बहुत खराब मानसिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। ये इस वास्तव में इसी मानसिकता की लड़ाई है, और संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को हमको और आपको लड़ना पड़ेगा। नमस्कार।